हेलो स्टूडेंट, आई एम रमाकांत शर्मा। और जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने आनुवंशिक पदार्थ के बारे में स्टडी की थी। उसके हमारे देखिए गुण चल रहे थे आनुवंशिक पदार्थ के, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और जैविक गुण। लास्ट जो वीडियो था वो भौतिक गुणों रासायनिक गुणों पर ही आधारित था। और उसमें हमने देखा था कि डीएनए जो है, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डीएनए। तो उसमें हमने देखा था कि जो डीएनए है, यह डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। किससे बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, कैसी संरचना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। कौन? डीएनए। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई संरचना। पॉली मतलब अनेक, क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो अनेक न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब न्यूक्लियोसाइड के साथ कौन जुड़ा हुआ हो? फास्फेट। तब किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजन क्षारक प्लस पंच शर्कराएं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजन क्षारक और पंच शर्कराएं हैं। जब इन दोनों के साथ फास्फेट जुड़ जाएगा तब बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर किसका निर्माण होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ही क्या कहलाती है? डीएनए कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार यह डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से? पहला नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा पंच शर्करा और तीसरा फास्फेट समूह। इनके जो रासायनिक प्रकार थे या रासायनिक जो इनकी संरचनाएं थी उनका अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में किया था। क्लियर? अब यहां हम स्टडी करेंगे कि ये किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ते हैं। कौन? न्यूक्लियोटाइड। यहां तक स्टडी कर ली थी। और किस प्रकार ये किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक हमारे पास था इस प्रकार फॉस्फेट समूह। ये था हमारे पास फॉस्फेट समूह, यहां पर OH था। इसका जो H था वो CH2OH, जो पंच शर्करा का पांचवा कार्बन था। जैसे ये पंच शर्करा का क्या है? पांचवा कार्बन, जिसके साथ क्या उपस्थित है? OH। इसके साथ भी क्या उपस्थित है? OH। ठीक है, एक बार पूरा बना के बताता हूं आप लोगों को। पांचवा, सॉरी, ये फास्फेट समूह हो गया। यहां तक यहां आ जाएगा CH2OH, किस कार्बन के रूप में? पांचवें कार्बन के रूप में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन। यहाँ पर HOH, यहाँ पर HH, यहाँ पर OH और H। ठीक है, यहाँ पर ऊपर OH होता है और यहाँ क्या होता है? H होता है। यहाँ पर आ जाता है कोई नाइट्रोजन क्षारक और उस नाइट्रोजन क्षारक का H और ये OH बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये बाहर निकलेंगे, जल के रूप में बाहर निकल गए, वैसे ही यह नाइट्रोजन बंध बनाएगा इस कार्बन के साथ। बन गया बंध। यहां भी वही सेम होगा, इसका H और इसका OH, ये दोनों भी बाहर निकलेंगे। और जैसे ही ये दोनों बाहर निकलेंगे, HOH बाहर निकलेंगे, उसके बाद ये ऑक्सीजन भी इसके साथ क्या बना लेगा? बंध बना लेगा। इस प्रकार एक न्यूक्लियोटाइड का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ये पूरा न्यूक्लियोटाइड अभी नहीं बना है। इसमें क्या ये एक तरफा न्यूक्लियोटाइड हो गया? इधर भी सेम क्या होंगे? इधर भी, जैसे सपोज दैट ये नाइट्रोजन ने यहाँ बंध बना लिया, ये आपका था कोई नाइट्रोजन क्षारक। अब ये नाइट्रोजन क्षारक जैसे सपोज दैट एडिनिन है, तो ये क्या करेगा? ये बनाएगा थाइमीन के साथ बंध। ठीक है, थाइमीन वो ही पंच शर्करा जो थी, उस पंच शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेगा और पांचवा जो कार्बन होगा उस पांचवें कार्बन से कौन जुड़ जाएगा? वही फास्फेट समूह। ये लो,
एंटी पैरेलल होता है डीएनए के स्ट्रैंड, एक तरफ जैसा होगा उसका जस्ट विपरीत दूसरी तरफ होगा, ठीक है। ये एडेनिन है तो ये कौन सा हो जाएगा, थाइमिन। वही सेम चीजें इसके अंदर भी, वही नाइट्रोजन क्षारक, वही नाइट्रोजन क्षारक, वही पंचशर्करा, वही पंचशर्करा, वही फॉस्फेट समूह, वही फॉस्फेट समूह। तो इस प्रकार ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड में ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड, इस प्रकार बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स नीचे नीचे जुड़ते जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना का। तो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया कि इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, बंध इस प्रकार बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इन बंधों का नाम क्या है और ये आपस में कैसे जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। दोबारा वही डायग्राम बनेगा, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। ये हो गया आपका फॉस्फेट, यहां से स्टार्ट हो जाएगी आपकी शुगर, और यहां पर आ जाएगा आपकी नाइट्रोजन क्षारक, एनबी मतलब नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये इसका कौन सा कार्बन है, शर्करा का तीसरा कार्बन। और तीसरे कार्बन में आपको पता है ये H है ऊपर और नीचे क्या है, OH है। तो इसके साथ फिर क्या जुड़ेगा, इसके साथ फिर फास्फेट जुड़ेगा, ऊपर वाला फास्फेट P OH आ गया, डबल बॉन्ड O हो गया, O नेगेटिव हो गया, नीचे वाला O नीचे वाले किसी शर्करा के साथ जुड़ जाएगा पुनः, और ये जुड़ जाएगा वापस नाइट्रोजन क्षारक से, ठीक है। तो इसमें से भी वही जल बाहर निकल जाएगा, जैसे ही जल बाहर निकलेगा ये क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा। समझ में आ रही है चीज भाई। यहां पर क्या था, तीसरा कार्बन था, जो तीसरा कार्बन था और ये था पांचवा, ये शर्करा का तीसरा कार्बन है, और ये अगली शर्करा का, अगले जो न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ेगा उसकी शर्करा का क्या है, पांचवा कार्बन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, पांचवा कार्बन, ये कौन सा कार्बन है यहाँ पर, तीसरा, और बीच में क्या उपस्थित है, फास्फेट। ये बीच में बिल्कुल क्या उपस्थित हो गया, फास्फेट, ठीक है। ये हो गया फास्फेट, और ये क्या आ गई आपकी, इधर भी शर्करा और इधर भी शर्करा। इस प्रकार फास्फेट दो शर्कराओं को आपस में जोड़ता जाएगा, नीचे तक की चीजें चलती जाएंगी, और इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, फिर नीचे और तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे चलते जाएंगे और आपस में क्या बन जाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। इस प्रकार बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना, जिसमें दो कार्बन भाग ले रहे हैं पंच शर्करा के, एक तो ले रहा है थर्ड कार्बन और एक ले रहा है फिफ्थ कार्बन, जिनके बीच में जो बंध बन रहे हैं, ये वाला बंध और एक ये वाला बंध, इस बंध को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर बॉन्ड। किसकी वजह से बन रहा है, फास्फेट की वजह से, इसलिए इस बंध का नाम है 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन कौन से ये बॉन्ड, एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कैसे हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। कौन सी पोजीशन के बीच में बन रहे हैं, थर्ड और फिफ्थ में, ये थर्ड है ये फिफ्थ कार्बन है, इन दोनों के बीच में फास्फेट क्या बना रहा है, दो एस्टर बॉन्ड बना रहा है। कितने एस्टर बॉन्ड बना रहा है, दो एस्टर बॉन्ड, डाई एस्टर मतलब दो एस्टर बॉन्ड बना रहा है। कौन बना रहा है, फॉस्फेट, किस किस के बीच में, थर्ड और फिफ्थ कार्बन के बीच में, इसलिए इस बंध को क्या बोलते हैं, 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा आपको ये दिख रहा है, ये वाला बंध, नाइट्रोजन जो क्षारक होंगे, नाइट्रोजन क्षारक में प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स कल दो बताए थे आप लोगों को। जो पिरामिडिन थी वो सिंगल स्ट्रक्चर थी, प्यूरिन्स क्या थे, डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर थी, कल बता दी थी सारी चीजें, जो फर्स्ट और 9th पोजीशन से किससे जुड़े थे, शर्करा से,
ठीक है। तो नाइट्रोजन क्षारक अपनी फर्स्ट या 9th पोजीशन के द्वारा प्रथम कार्बन से जुड़ रहा है, पंच शर्करा के प्रथम कार्बन से। तो इनके बीच में ये जो बंध बन रहा है ना, इस बंध को बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बंध का नाम क्या है? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आप बोलोगे बीटा क्यों साहब? देखो ये कार्बन है, यहाँ क्या था? हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये वाला हो गया बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये HOH के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, ये बीटा समूह हो गया, अल्फा ये बीटा हो गया, HOH के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसका तो कौन भाग लेगा बंध बनाने में? बीटा। और बीटा के साथ जुड़ेगा कौन? प्यूरीन और पिरामिडिन के नाइट्रोजन तो जुड़ते हैं, तो बीटा किसके साथ जुड़ गया? एन के साथ। और कौन सा बॉन्ड बना रहा है? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो बंध ये हो गए, एक और बंध होता है, ठीक है। कैसे होता है? देखो फास्फेट समूह आया, फास्फेट समूह किसके साथ जुड़ा? पंच शर्करा के साथ। पंच शर्करा के साथ कौन जुड़ा? नाइट्रोजन क्षारक। फिर ये नाइट्रोजन क्षारक किसके साथ बंध बनाएगा? दूसरे नाइट्रोजन क्षारक के साथ। ये दूसरा जो नाइट्रोजन क्षारक होगा, ये दूसरा नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? दोबारा वही पंच शर्करा के साथ। और पंच शर्करा के साथ कौन जुड़ा होगा? फास्फेट समूह, ठीक है। ये फास्फेट समूह है, ये पंच शर्करा है दोनों, और ये है नाइट्रोजन क्षारक। तो ये जो बंध था, या यहां पर जो बंध था, इसको तो बोलते हैं 3,5 फास्फोडाइस्टर बंध। ये जो बंध था, ये इसको बोलता है फास्फोडाइस्टर बंध। अब ये नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा के बीच में ये जो बंध है, इनको बोलता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बंध। और दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में जो बंध होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बंध। इस प्रकार यहां पर 3 प्रकार के बंध हो गए। एक हो गया 3,5 फास्फोडाइस्टर बंध, एक हो गया बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बंध, और एक हो गया हाइड्रोजन बंध। अगर इन 3 बंधों को एक साथ देखें तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। देखिए एक बार इसको कि दिखाई कैसे देंगे। मैं सिर्फ एक चार्ट के फॉर्म में से शो कर रहा हूं, केमिकल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है? एक फास्फेट समूह। फास्फेट समूह किससे जुड़ता है? पंच शर्करा के 5वें कार्बन से। लो साहब, हो गई पंच शर्करा का 5वां कार्बन। और पहले कार्बन से कौन जुड़ता है? NB, मतलब नाइट्रोजन क्षारक, ठीक है। इसी पंच शर्करा के तीसरे कार्बन से फिर वापस कौन जुड़ेगा? फास्फेट। और ये फास्फेट ऊपर की तरफ तो तीसरे कार्बन से, और नीचे की तरफ किससे जुड़ा होगा वापस से? वही 5वें कार्बन से। और पहले कार्बन से फिर कौन जुड़ा होगा? नाइट्रोजन क्षारक, ठीक है। फिर इस पंच शर्करा का तीसरा कार्बन किससे जुड़ा होगा? वही फास्फेट समूह से। और ये फास्फेट समूह वापस किससे जुड़ा होगा? नीचे वाली पंच शर्करा के 5वें कार्बन से, ठीक है। ऐसे क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, ठीक। समझ में आ गई होगी ये चीज आप लोगों को। ये एक स्ट्रैंड हो गया, DNA ऐसे डबल स्ट्रैंडेड है ना, तो ये तो एक स्ट्रैंड हो गया। अब अगर दूसरे स्ट्रैंड, इधर वाले स्ट्रैंड की बात करें, तो दोबारा क्या आएगा? वही नाइट्रोजन क्षारक के सामने नाइट्रोजन क्षारक। अब इस नाइट्रोजन क्षारक के साथ बंध कौन बनाएगा साहब? पंच शर्करा। कौन सी शर्करा बंध बनाएगी? पंच शर्करा, ठीक है। इस पंच शर्करा का यहां पर होगा कौन सा कार्बन? उल्टी आएगा स्टैंड। ये इधर ये आपको पता है 3 होता है, तो इधर कौन सा डैश होता है? 5 होता है, ठीक है। 3 और 5 क्या होता है वो भी बताऊंगा भी आप लोगों को। 3 और 5 क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो भी आपको क्या है बताना भी क्या चीज है। तो यहाँ पर ये आ गया 5वां कार्बन। अब इस 5वें कार्बन के साथ फिर बंध कौन बनाएगा? देखो 5वें कार्बन के साथ बंध कौन बना रहा है? वही फास्फेट समूह। फास्फेट समूह किसके साथ बंध बना रहा है? 5वें कार्बन के साथ, ठीक है, बना रहा है। अब ये 5वां कार्बन किससे ऐड है? तीसरे कार्बन से। तीसरे कार्बन से ऐड हो गया, ये पहला, ये दूसरा,
ये पहला, यहाँ पर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये हो गया पहला कार्बन। इस पहले कार्बन के साथ बंध कौन बनाएगा? नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, वापस इस पांचवें कार्बन के साथ बंध कौन बनाएगा? अब वही फास्फेट समूह, और ये फास्फेट समूह आगे फिर किससे जुड़ जाएगा? नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से। इस प्रकार इनके बीच में क्या पाई जाती है? ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इस प्रकार क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है, कितने बंध हैं यहाँ पर? 3 प्रकार के बंध। ये बंध जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, एक तो ये वाला बंध और एक ये वाला बंध, इसको बोलते हैं 3,5 फास्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है, और ये जो बंध आपको दिख रहा है, ये जो शर्करा इसके बीच में बन रहा है, इस बंध को बोलेंगे, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के बीच में, उसे बोलेंगे बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, तो ये है एक एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ते गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना का निर्माण हो गया, और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका निर्माण करेगा? अब डीएनए का। ठीक है, आपकी रासायनिक गुण, डीएनए के जो रासायनिक गुण थे वो हो गए समाप्त। तो रासायनिक गुण के आधार पर डीएनए सिर्फ 3 चीजों से बना हुआ है, और वो तीनों चीजों मैंने बता दी, और तीनों चीजों से मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बनाकर बता दिया है। ठीक है, तो आपके डीएनए के रासायनिक गुण हो गए समाप्त। अब मुझे एक चीज बतानी है कि 3' एंड और 5' एंड क्या होते हैं। ठीक है, आपने कई बार सुना है, आज तक सुनते ही तो आए हो। क्या सुनते हो? कि सब डीएनए में एक स्ट्रैंड जो होता है, जैसे हम अगर डीएनए की संरचना को बनाते हैं, येलो साहब, तो इस डीएनए की संरचना में अगर एक स्ट्रैंड 3' है तो उसी का दूसरा स्ट्रैंड होगा 5', और अगर ये 3' है तो ये 5' और इसी का दूसरा सिरा होगा 3'। इनका मतलब क्या है? 3' और 5' का मीन क्या है, मतलब क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3' और 5' का मतलब क्या है वो देखिए। आपको पता है कि ये पंच शर्करा है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक यहां पर होता है 5वां कार्बन। ठीक है, अब तीसरा कार्बन भी फास्फेट से जुड़ा होता है नीचे की तरफ, और 5वां कार्बन भी ऊपर किससे जुड़ा होता है? फास्फेट से जुड़ा होता है। अगर किसी स्ट्रैंड का तीसरा कार्बन मुक्त है, जैसे तीसरा कार्बन है ये मुक्त है, मतलब आगे फास्फेट से जुड़ा हुआ नहीं है, तब इस एंड को कहेंगे हम 3' एंड या 3' एंड। ठीक है, लेकिन अगर तीसरा तो जुड़ा हुआ है फास्फेट से, लेकिन अगर कौन सा नहीं जुड़ा हुआ? 5वां नहीं जुड़ा हुआ फास्फेट से, मतलब 5वां कार्बन क्या है? मुक्त है, ऊपर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, फ्री है बिल्कुल ये, अब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, सब नीचे नीचे ही होंगे, तो इस एंड को कहेंगे 5' एंड। सेम चीज ये है कि इसका 5वां कार्बन फ्री होगा, इसका कौन सा कार्बन फ्री होगा? तीसरा कार्बन। तो इसे कहते हैं क्रमशः 3' एवं 5' एंड। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपके डीएनए के रासायनिक गुण क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए। ठीक है, अब आएंगे हमारे पास सेकंड पॉइंट आएगा। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट आएगा डीएनए के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। सबसे पहले डीएनए के भौतिक गुण का मतलब क्या है? डीएनए एक प्रकार की आणविक संरचना है, तो आणविक संरचना है तो ये कौन कौन से भौतिक गुण रखती है? सबसे पहली बात, डीएनए जो है वो भौतिक पदार्थों के अनुसार प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण करता है। डीएनए के भौतिक गुण में सबसे पहले है प्रकाश अवशोषण, कि डीएनए शेष भौतिक पदार्थों के समान प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण। डीएनए के द्वारा 260 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। कितनी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को अवशोषित किया जाता है? 260 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को क्या किया जाता है? अवशोषित।
दूसरा इसका भौतिक गुण है घनत्व। अन्य पदार्थों की तरह डीएनए में भी घनत्व पाया जाता है और इसका घनत्व बताया गया है सीजियम क्लोराइड के घनत्व के बराबर। ठीक है, किसके बराबर बताया गया है? सीजियम क्लोराइड के घनत्व के बराबर। अगर मान लीजिए डीएनए का अपकेंद्रण किया जाए या डीएनए का पृथक्करण किया जाए तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि यह किसके समीप आकर एकत्रित होगा? सीजियम क्लोराइड के। कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं और एडेनिन जो थाइमिन होते हैं, अगर इनके बीच का घनत्व देखा जाए तो ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं उनका घनत्व एडेनिन और थाइमिन की तुलना में हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बात थी हमारे घनत्व की। उसके बाद अगर हम बात करें तो बात आती है घुलनशीलता की। घुलनशीलता की अगर बात की जाए तो जो डीएनए है, अगर डीएनए के साथ किसी ऐसे पदार्थ को रखा जाए जो डीएनए को घोल देगा तो उसके कारण डीएनए की संरचना कैसी हो जाएगी? विकृत हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इस क्रिया को कहते हैं विकृतीकरण। अर्थात डीएनए में भी घुलनशीलता का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। अतः किसी घुलनशील पदार्थ के साथ यदि डीएनए को रखा जाता है तो डीएनए में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, जिसके कारण डीएनए की संरचना विकृत हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? विकृतीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? विकृतीकरण। और अगर डीएनए नहीं घुल पाएगा पदार्थ के साथ तो विकृतीकरण भी नहीं होगा। ज्यादातर जो ये विकृतीकरण होता है यह विकृतीकरण 11.3 पीएच के आसपास होता है। विकृतीकरण की जो क्रिया होती है ये कब होती है? जब पीएच का मान कितना होता है? लगभग 11.3, क्योंकि ये माना जाता है कि 11.3 पर पीएच पर हाइड्रोजन बंध क्या हो जाते हैं? विखंडित हो जाते हैं। विखंडित मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, और हाइड्रोजन बंध अगर विखंडित हो जाएंगे तो डीएनए की स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी, संरचना बिगड़ जाएगी, तो डीएनए क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। इसमें विकृतीकरण की क्रिया पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए क्या है? एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ है। इस कारण इसमें शेष भौतिक पदार्थों के समान विद्युत गतिशीलता भी पाई जाती है। मतलब ये विद्युत के प्रति क्या होता है? गतिशील। अगर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए क्या है? एक ऋणात्मक आवेशित अणु है। डीएनए क्या है? एक ऋणात्मक आवेशित अणु। अगर इस पर विद्युत क्षेत्र को अप्लाई किया जाए या किसी विद्युत क्षेत्र में डीएनए को रखा जाए तो हमेशा किस तरफ जाएगा? धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए उस माध्यम में जिसमें डीएनए रखा हुआ है तो डीएनए हमेशा किस इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा? धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। यह गुण भी यह प्रदर्शित करता है कि यह क्या है? एक भौतिक पदार्थ है। ठीक है, इसके अलावा अन्य भौतिक पदार्थों के समान डीएनए में ही अंतरा आणविक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंतरा आणविक बंध। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनए के अंदर अंतरा आणविक बलों के रूप में 3,5 फास्फोडाइस्टर बंध पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं एवं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बंध भी पाए जाते हैं। इस प्रकार अन्य पदार्थों के समान इनमें क्या उपस्थित होते हैं? अंतराणविक बंध भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अन्य पदार्थों के समान इसमें कौन सी क्रिया देखी जाती है? विकृतीकरण की क्रिया देखी जाती है, और यह प्रतिकृतीकरण भी कर सकता है। प्रतिकृतीकरण का मतलब क्या है? प्रतिकृतीकरण का मतलब है यह अपने समान नए डीएनए का निर्माण भी कर सकता है, या फिर जो संरचना विकृत हुई है उस संरचना का क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है पुनः। तो उसे कहते हैं पुनः कृतीकरण। तो ये गुण भी इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। विकृतीकरण भी पाया जाता है, भाई बंध टूट जाएंगे तो संरचनाएं विकृत हो जाएंगी। प्रतिकृतीकरण भी पाया जाता है, मतलब अपने समान डीएनए का निर्माण भी कर सकता है। और पुनः कृतीकरण, अगर संरचना बिगड़ गई किसी कारणवश तो पुनः उसी संरचना का निर्माण भी दोबारा किया जा सकता है, मतलब वो संरचनाएं दोबारा प्राप्त की जा सकती है। तो ये सभी गुण डीएनए के किसको प्रदर्शित करते हैं? भौतिक गुणों को। ठीक है,
प्रकाश अवशोषण 260 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश क्या करेगा, अवशोषित। घनत्व किसके बराबर है, सीजियम क्लोराइड के। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्वानिन और साइटोसिन का घनत्व जो है एडेनिन और थायमिन की तुलना में क्या है, ज्यादा है। घुलनशीलता की बात करें, अगर पदार्थों के साथ डीएनए घुल गया, घुलनशील पदार्थों के साथ अगर इसे रखा गया तो हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे और डीएनए कैसा हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। और ज्यादातर ये विकृत होने की क्रिया किस पीएच पर देखी जाती है, 11.3 पीएच पर। यह माना जाता है कि इस पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, विखंडित, जिससे डीएनए क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। विद्युत गतिशीलता भी पाई जाती है भौतिक पदार्थों के समान, कि अगर जिस माध्यम में इसे रखा गया है उसमें अगर विद्युत क्षेत्र प्रवाहित किया जाए तो डीएनए जो होता है वो हमेशा किस तरफ जाता है, धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। क्यों, क्योंकि डीएनए खुद एक क्या है, ऋणावेशित अणु है। कैसा है, ऋणावेशित अणु। और आपको बता दूं कि यह डीएनए ऋणावेशित अणु क्यों है, फास्फेट की उपस्थिति के कारण। किसके उपस्थिति के कारण, फास्फेट की उपस्थिति के कारण। इसके अलावा अन्य पदार्थों के समान इसमें अंतराणुक बंध पाए जाते हैं, 3 प्रकार के बंध बता चुका हूं आप लोगों को। इसके अलावा इसमें विकृतीकरण, मतलब संरचना को विकृत करने की प्रवृत्ति, संरचना का पुनः निर्माण की प्रवृत्ति एवं डीएनए से नए डीएनए के निर्माण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो ये हो गए इसके भौतिक गुण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें स्टार्ट करेंगे डीएनए के जैविक गुण। ठीक है, तो आज हमने 2 चीजें कंप्लीट की हैं। फर्स्ट हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बना, किन किन बंधों द्वारा बना वो देखा, और सेकंड हमने देखे डीएनए के भौतिक गुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग डीएनए के जैविक गुण। थैंक यू सो मच।